हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बीपीओ के लिए लेकर आए हैं पार्ट 2। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी त्रिपल का, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें हर नोट्स जो कि एकदम जो एक्ट 1947 जो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का पूरा कंप्लीट यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप सब पूरे वीडियो को देखें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक, तो इससे पिछले वीडियो में हम सब देखे थे कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है ना, उसके बारे में देखे थे। ग्राम सभा की कोरम के बारे में देखे थे ना। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर पार्ट 1 है, तो आप सब देख सकते हैं। ठीक, तो आज देखेंगे ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई के बारे में आज देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या। जैसे ग्राम सभा की जो बैठक होती है ना, कौन बुलाता है? प्रधान बुलाता है ना। और ग्राम सभा की बैठक दो प्रकार से होती है, एक तो होती साधारण बैठक, एक तो होती असाधारण बैठक। पिछले वीडियो में सब डिस्कस किए थे। तो चाहे साधारण बैठक हो चाहे असाधारण बैठक हो, दोनों बैठक कौन बुलाता है? प्रधान बुलाता है। ठीक, तो देखते हैं कि जब मान लेते हैं अब ग्राम सभा की बैठक हो रही है ना, ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अब उस बैठक में कार्यवाही क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो जो पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाना और उसकी पृष्ठभूमि का मतलब जो पिछली बैठक में जो कार्रवाई हुआ था उसको इस बैठक में पढ़कर क्या होगा, सुनाया जाएगा। हाँ, कि क्या काम हुआ था पिछले में, कहाँ तक काम हुआ था, कहाँ तक काम नहीं हुआ था, है ना। उसको इस बैठक में क्या होगा, उसको सुनाया जाएगा। पिछली बैठक के बाद हुए व्यय का हिसाब प्रस्तुत करना। और पिछली जो बैठक हुआ था ना, उसमें जो व्यय हुआ था जितना, उसको इस बैठक में क्या होगा, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक की कार्रवाई रजिस्टर में अंकित होगी। ठीक, और ये कहा गया पत्र संख्या 8 में कहा गया है। मतलब जो भी वर्तमान समय में बैठक हो रही है ग्राम सभा की, जितने भी निर्णय लिया गया है, जितना भी उस बात को रखा गया है, सबको एक रजिस्टर में बीपीओ क्या करेगा, उसको अंकित करेगा, लिखेगा। बीपीओ मतलब आप सब, है ना। जो बीपीओ रहेंगे उसे क्या करेंगे, अंकित करेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसी कार्यवाही की एक प्रति को सहायक विकास अधिकारी के पास 7 दिन के अंदर भेजा जाएगा। मतलब जो ग्राम पंचायत अधिकारी होगा ना, उसका जो बैठक का जो एक प्रति होगा उसको किसके पास भेजेगा? सहायक विकास अधिकारी के पास। वो भी कितने दिन के अंदर भेजेगा? 7 दिन के अंदर। ठीक, कि क्या क्या बैठक हुआ, क्या निर्णय लिया गया, कैसे लिया गया, है ना। जो भी बात है उसको सहायक विकास अधिकारी के पास भेजा जाएगा। दिन याद कर लीजिए, 7 दिन के अंदर। आगे देखिए क्या है, सदस्य पंचायत से संबंधित सवाल पूछें। मान लेते हैं कि जो सदस्य होते हैं पंचायत से संबंधित सवाल कोई पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जैसे एक मुखिया हैं, बाकी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि सदस्य पंचायत से संबंधित सवाल पूछेंगे। ध्यान रहे, इधर उधर के सवाल नहीं पूछेंगे, है ना। क्योंकि इधर उधर के सवाल पूछेंगे जो पंचायत से संबंधित नहीं रहेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए कहा गया कि यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो पंचायत से ही आप संबंधित सवाल पूछें, है ना। और क्या कहा गया, बैठक में कोई निर्णय लिया गया। मान लेते हैं कोई बैठक हुआ, है ना, उस बैठक में कोई निर्णय लिया गया। मान लेते हैं एक निर्णय लिया गया कि ये सड़क यहाँ से यहाँ तक ये पास होगी। मान लेते हैं निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ लोग इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। भाई सब बहुत लोग, जनता रहती है, पब्लिक रहती है ना, आम आदमी रहता है। तो मान लेते हैं कि अगर जनता चाहती है कि पुनः विचार हो, मान लेते हैं कोई लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर जनता चाहती है कि जो निर्णय लिया गया उस पर पुनः क्या दोबारा विचार हो,
क्या तुरंत हो जाएगा विचार? नहीं होगा तुरंत। तो देखिए क्या कंडीशन है। अगर जनता चाहती है कि इस बात पर पुनः दोबारा निर्णय हो या विचार किया जाए, तो जो सदस्य होंगे उनका 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। जो भी चाहने वाले लोग हैं कि दोबारा पुनर्विचार हो, उनका 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और फिर प्रधान को देंगे, तब जाके विचार होगा। ऐसा नहीं कि कह देंगे कि प्रधान जी या मुखिया जी इस पर मतलब एक बार देख लीजिए, पुनः दोबारा देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा। जितने भी सदस्य रहेंगे उनका 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रधान को देंगे। उसके बाद तब उस बात पर दोबारा विचार होगा कि हाँ, सड़क ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए। ठीक, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। ग्राम सभा की कार्यवाही, मान लेते बैठक हो गया, ठीक। अब कार्रवाई करना है, कार्रवाई कैसे होगा, है ना। तो कार्रवाई देखिए, एक तो गत बैठक, एक तो वर्तमान। गत बैठक मतलब पिछली बैठक, एक तो वर्तमान बैठक। दो बैठक से रिलेटेड कार्रवाई होगा। कैसे होगा? गत बैठक में कौन कौन से एजेंडा सेट हुआ, क्या निर्णय हुआ, काम कहाँ तक पहुँचा आदि की समीक्षा की जाएगी। मान लेते पिछली जो बैठक हुआ था ना, तो उसमें क्या एजेंडा सेट हुआ था, क्या निर्णय हुआ था ना, काम कहाँ तक पहुँचा, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब की बात यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। और दूसरा क्या है, अब आगे का क्या एजेंडा है, मतलब आगे का क्या प्रोग्राम है ना, कि आगे क्या करेंगे, सड़क कहाँ तक बना है, सड़क कहाँ तक बनाना है, ऐसे तो होता है। इसका निर्धारण होता है ना, कि सड़क कच्चा बन रहा है कि पक्का बन रहा है, इसको कब पक्का करना है ना, ये सब बात लोग सवाल कर सकते हैं, वह सुझाव दे सकते हैं, है ना। सवाल भी कर सकते हैं, इसलिए तो बैठक होती है। अब देखिए एक धारा था, धारा 11 का 5, एक किसकी धारा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा है, कौन सा, 5 का, सॉरी धारा 11 का 5। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ग्राम सभा द्वारा कृत्यों का संपादन। आप कह सकते हैं इसमें ग्राम सभा के कृत्यों के बारे में इसका वर्णन किया गया है, ठीक। ग्राम सभा का कृत्यों जान लीजिए, सेम टू सेम ऐसे स्टेटमेंट बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम सभा द्वारा कृत्यों का संपादन किस धारा में है, तो आप बताएंगे धारा 11 के 5 में है। बात समझ में आ रहा। अब देखिए कार्यक्रम क्या है, जो समुदाय के कल्याण के लिए चल रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम जो समुदाय के कल्याण के लिए चल रहे हैं, इसमें श्रमदान और अंशदान के लिए लोगों को प्रेरित करना किसका काम है, ग्राम सभा का काम है ना। तो मतलब ऐसा अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है जो समुदाय के कल्याण के लिए हो, तो ग्राम सभा क्या करेगा कि सबको प्रोत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा, क्या करने के लिए, श्रमदान के लिए और अंशदान के लिए। ये काम किसका है, ग्राम सभा का। और एक काम कहाँ पर लिखा गया है, 11 के 5 में। बस समझ में आ रहा। और देखिए दूसरा काम क्या होगा ग्राम सभा का, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो ना, दोनों सरकार योजनाएं अपना चलाती हैं, है ना। तो आप सब जानते हैं कि मान लेते हैं मनरेगा छोड़िए, प्रधानमंत्री आवास योजना का ले लेते हैं ना। आप सब अपने गांव में देखे होंगे कि जिनके घर छत वत रहता है, मतलब घर पक्का थोड़ा बहुत रहता है, उनको घर प्रधान दे देता है ना। और जबकि दूसरा जो गरीब आदमी रहता है और उसके पास कुटिया रहता है, झोपड़ी रहता है, लेकिन उसको घर नहीं मिलता, तो एक क्या उचित बात है, नहीं, एक बहुत गलत बात है। तो यही ग्राम सभा का एक काम है कि जो योजना का सही लाभार्थी है उसका पहचान करना, किसको घर चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है ना, सही लाभार्थी की पहचान करना एक इसका काम है ग्राम सभा का। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का सही व्यक्ति तक पहुंचाना, है ना। मतलब जो भी योजना केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसको जो सही लाभार्थी उसी तक देना। ऐसा नहीं है जो एकदम अमीर हो उसको राशन देना और जो गरीब हो उसको राशन भी ना देना, है ना। ये सब पहचान कौन करता है, ग्राम सभा।
योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थी की पहचान करना आपको बता चुके हैं। अब देखिए जीपीडीपी है ना की पूर्ण स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जीपीडीपी की पूर्ण स्वीकृति किसकी बैठक में दी जाती है? ग्राम सभा की, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन याद कर लीजिए। आगे देखिए अब अध्याय 2 आता है। अध्याय 2 का इसमें क्या कहा गया? ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता मतलब योग्यता और निर्वाचक नामावली 21 अध्याय में कहा गया है। अध्याय 2 का में क्या बोला गया है? ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता मतलब योग्यता और निर्वाचक नामावली 2 बात का जिक्र किया गया। और इसके अंतर्गत एक धारा को देखते धारा 5 का है ना, क्योंकि इसमें कितना धारा है? धारा 5 के का से लेकर 10 तक है। आपको पीछे वाले वीडियो में बताए थे सब। धारा 5 के का में क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता या योग्यता मतलब अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या अनर्हता होगी? 21 धारा में बोला गया है। धारा 5 का और किस अध्याय में है? अध्याय 2 का में है। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए अब उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या 9 एक कब आया था? वर्ष 1994 है ना। इसको लागू कब किया गया था? 22 अप्रैल 1994। और इस अधिनियम के द्वारा एक्ट 1947 में परिवर्तन किया गया। ये एक्ट आप सब याद कर लीजिए क्योंकि मॉडिफाई है ना, इसको संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या 9 कब आया था? 1994 और लागू कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994। इस अधिनियम के द्वारा एक्ट 1947 में परिवर्तन किया गया। देखिए परिवर्तन इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन क्या किया गया कि पंचायती राज अधिनियम 1947 में नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय? 2 का। यही जो आप सब पढ़ रहे हैं अभी, आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक। नई धारा जोड़ी गई, नया अध्याय जोड़ा गया और नया अध्याय के तहत नई धारा जोड़ी गई। धारा कौन सी है? 5 का। और 5 के का में ही सदस्यों की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो धारा 5 के का में क्या किसका वर्णन किया गया है? सदस्यों की योग्यता। एक कब जोड़ा गया? 22 अप्रैल 1994 को। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अयोग्यता क्या होती है? 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना तो योग्यता कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष और 25 वर्ष से कम। फिर भी ये ग्राम पंचायत के पद हेतु कुछ आधारों पर अयोग्य। मान लेते हैं कि ये दोनों क्राइटेरिया तो पूरा कर रहा है, क्या तब भी इसको मतलब योग्य समझा जाएगा? नहीं। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जिसके माध्यम से अयोग्य होगा। कौन कौन से रीजन है देख लेते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया पूरे करने के बाद भी अयोग्य होगा। देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहली बात क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है ना के अधीन अयोग्य होगा, है ना। अगर इसका उल्लंघन किया है कोई व्यक्ति, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन किया है और उसको 3 माह से अधिक कारावास हुआ है तो भी ये व्यक्ति क्या होगा? अयोग्य होगा। बात समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला? एसेंशियल सप्लाईज एक्ट 1946 का अगर उल्लंघन किया कोई व्यक्ति और उसको 6 माह से ज़्यादा कारावास हुआ है तो भी वह व्यक्ति क्या होगा? अयोग्य होगा। तीसरा कंडीशन क्या है? संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 का अगर वह अपराधी है तो भी वह व्यक्ति क्या होगा? अयोग्य होगा। तो 3 शर्त और है उसके लिए कि अयोग्यता से संबंधित। आगे क्या देखिए, आगे मिलता है धारा 6 ना, लेसन 2 का धारा 6। क्योंकि लेसन 2 के का में कितने धारा था? 5 के का से लेकर और धारा 10 तक, है ना। धारा 6 में क्या बोला गया है? तो ये सब धारा किसकी पढ़ रहे हैं? फिर से रिवाज करें। धारा सब पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947
कि धारा 6, अब इतना आपको पता होना चाहिए धारा 6 किस लेसन में आता है, पीछे पढ़ा चुके हैं, सब याद कर लीजिए आप सब। धारा 6 में क्या बताया गया है, सदस्यता की समाप्ति, है ना। अच्छा, सदस्यता है तो सदस्यता की भी समाप्ति होगी। कैसे समाप्ति हो जाएगी, जैसे कोई व्यक्ति है तो अपना त्याग पत्र दे दे तभी तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी ना, या तो वह कोई गलत काम कर दे तब भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, है ना, या तो पागल हो, दिवालिया हो गया हो तब भी सदस्यता की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, या तो उसका नाम निर्वाचन सूची से हटा दिया जाए तब भी सदस्य नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारे रीजन हैं। तो ये सब बात किस धारा में बोला गया, धारा 6 में, सदस्यता की समाप्ति। निर्वाचक नामावली से नाम हट जाए तो सदस्य नहीं रह जाएगा। बात समझ में आया। ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली होगी। अब देखिए धारा 6 का, धारा 6 में क्या देखते हैं, सदस्यता की समाप्ति, और 6 के का में क्या देख रहे हैं, अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय नियत प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। देखिए नियत प्राधिकारी होता है ना, नियत प्राधिकारी मतलब जिसको सरकार ने नियुक्त किया हो उसे क्या बोलते हैं, नियत प्राधिकारी, या विहित प्राधिकारी भी इसी को बोलते हैं। देखिए अगर अनर्हता संबंधित कोई वाद विवाद या प्रश्न खड़ा होता है ना, तो उसका जो निर्णय देगा ना विहित प्राधिकारी करेगा निर्णय, और विहित प्राधिकारी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। किसके संदर्भ में, योग्यता अयोग्यता के संदर्भ में। बात समझ में आया। और विहित प्राधिकारी या नियत प्राधिकारी को क्या होता है, सरकार का आदमी होता है, जैसे आप सब रहेंगे ना बीपीओ बनकर, मतलब आपसे बड़े अधिकारी रहेंगे, जैसे एसडीएम होंगे ये सब। अब धारा 8 में क्या बोला गया है, धारा 8, ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका आदि में शामिल करने का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट धारा 8 में। ठीक, अब देखिए धारा 8 में क्या बोला, जैसे ग्राम पंचायत रहता है ना, धीरे धीरे इसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और धीरे धीरे सिटी बन जाता है ना, ये तो अभी ऐसे बता रहा हूँ, सिटी बन जाता है। तो यही बोला कि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र में बदलने से संबंधित क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या काम है, ये सब किस में बोला गया है, धारा 8 में। अब देखिए इसके अंतर्गत दो निष्कर्ष निकलते हैं, 2 तरह की बातें निकलती हैं, है ना। मान लेते ये अपना ग्राम पंचायत है, ये हमारा ग्राम पंचायत है, ठीक। अब एक कंडीशन हो सकता है कि ये पूरा ग्राम पंचायत जो है पूरा एकदम क्या बन गया हो, नगर पंचायत बन गया हो, ये भी हो सकता है। अब जब पूरा ग्राम पंचायत जब नगर पंचायत बन जाएगा तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। और पूरा एरिया क्या कहलाएगा, नगर म्यूनिसिपालिटी एरिया, मतलब नगर पंचायत। बात समझ में आया। अब दूसरी बात आती है कि मान लेते हैं अभी उतना ज़्यादा जनसंख्या नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ, मान लेते हैं हमारा ग्राम सभा है, इसका थोड़ा सा पार्ट, ए वाला पार्ट ये दिख रहा ना, थोड़ा सा पार्ट क्या किस में चलो फिर से बताते हैं। मान लेते हैं हमारा ग्राम पंचायत है, बस समझ में आया। अभी जो ग्राम पंचायत का है इतना एरिया, थोड़ा सा एरिया किसके अंतर्गत आ रहा है, नगर पंचायत के अंतर्गत आ रहा है। नगर पंचायत के अंतर्गत थोड़ा सा एरिया आ रहा। तो ये जो छोटा सा एरिया होगा ना, ए वाला एरिया, जो छोटा सा एरिया होगा ये केवल अब यही वाला पार्ट नगर पंचायत में आएगा, बाकी का जो पार्ट रहेगा ना ग्राम सभा ही रहेगा। तो ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र में इतने भाग से हट जाएगा, मतलब इतना जो भाग है ना ग्राम सभा से हट जाएगा, अब कहाँ पर आ जाएगा, नगर म्यूनिसिपालिटी एरिया में आ जाएगा। बात समझ में आया। तो आगे देखिए धारा 9, 21 धारा में सब बात कर रहा है, धारा 8 में। अच्छा आपको ट्रिक भी बता दे, धारा 8 कैसे याद करेंगे। देखिए धारा 8 सबसे पहले ऐसे लिखा है इस तरह से ना, 8 देखिए 8 2 पार्ट है, जैसे जुड़ रहा है ना। तो आप ऐसे दिमाग से लगा लिए कि जब ग्राम सभा नगर पंचायत बन रहा हो, है ना,
तो ऐसे दिमाग में एक बार विजुलाइज करके दिमाग में बैठा लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए धारा 9 क्या कहता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली किस धारा में है? धारा 9। देखिए ना से नामावली। तो धारा 9 में क्या है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली। ना से नामावली, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, क्या करता है? राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? ये क्या करेगा? चुनाव का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन प्रत्येक गांव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। बातें कहाँ कहा गया है? धारा 9 में। अब देखिए 1 जनवरी को, किसी भी वर्ष का 1 जनवरी को 18 साल का हो जाए कोई व्यक्ति, तो इसका नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होगा। बात समझ में आया? अगर मान लेते कोई व्यक्ति है, वह 1 जनवरी को अगर उस साल 1 जनवरी को अगर 18 वर्ष हो जाता है ना, तो उसका नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा। और देखिए क्या है, यदि भारत का नागरिक नहीं है और चित्त खराब है या विकृत है, भ्रष्ट आचरण का अपराधी है, तो निर्वाचक नामावली के लिए अयोग्य होगा। बात समझ में आया? तो उसका नाम निर्वाचक नामावली में इस कंडीशन में नहीं डाला जाएगा। कब? अगर वह भारत का नागरिक नहीं है। बात तो सही है, कोई विदेशी नागरिक हमारी नागरिकता कैसे ले सकता? चुनाव क्यों देगा, है ना? तो चित्त खराब होगा या विकृत खराब होगा तभी नहीं, और भ्रष्ट आचरण का होगा या अपराधी होगा, गुंडा माफिया होगा तभी नहीं। आगे देखिए 1 से अधिक प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण नहीं होगा। बात तो सही है। जैसे एक ही जगह पर आप अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने गांव से भी करवा लें और पता चला दूसरे गांव से भी करवा लें, है ना, या और कहीं से भी करवा लें, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक ही जगह निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीकरण एक ही बार करेंगे। एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में 2 बार से अधिक पंजीकरण नहीं होगा। अभी वही बताया ना, इसी में लिखा गया, एक ही बार केवल होगा। और देखिए क्या है, सिविल न्यायालय की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के संबंध में निर्णय देने पर प्रतिबंध है। मतलब जो सिविल न्यायालय हैं, निर्वाचक नामावली से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। इस पर सिविल न्यायालय का क्या लगा है? रोक लगा है। बात समझ में आ रहा है? निर्वाचक नियमावली क्या होता है? तो निर्वाचक नियमावली के बारे में किस धारा में कहा गया? धारा 9 में कहा गया। ठीक। और ये सब काम किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है। बाकी सब आगे डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप सब क्या करेंगे, ये सब एक बार याद कर लेंगे, अपना नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवाइज कर लीजिए। और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर क्यूज भी आपको मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।